राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम लोग दूसरा लेसन पढ़ रहे हैं, संघवाद। संघवाद क्या है, किसे कहते हैं, संघवाद की स्थापना कैसे होती है, ये सब हम लोगों ने देखा है श्रीलंका और बेल्जियम के उदाहरण से। इसको हम लोगों ने समझा भी है। संघवाद या संघीय व्यवस्था जहां भी जिस देश में भी लागू है उसकी विशेषताओं को भी कल हमने दिखाया था बुक से पढ़कर कि इनकी 7 विशेषताएं होती हैं। तो आज हम लोग इसके अंतर्गत दूसरा टॉपिक के रूप में भारत में संघीय व्यवस्था पढ़ेंगे। इसी के अंतर्गत है भारत में संघीय व्यवस्था। आप इस टॉपिक को समझें, भारत में संघीय व्यवस्था, इसी को हम लोगों को पढ़ना है। तो भारत में जो संघीय व्यवस्था है वो आप फिर से बेल्जियम और श्रीलंका की स्थिति के आधार पर देख सकते हैं कि जब बेल्जियम एक छोटा सा देश है यूरोप महादेश का और श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित एक टापू है, छोटा सा देश है। और जब इतने छोटे छोटे देशों को अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी क्षेत्रीयता के विभिन्नताओं को बचाए रखने में इतना संघर्ष करना पड़ता है कि वे बिखरते बिखरते रह जाते हैं। बेल्जियम तो समझदारी से काम लेता है और संघीय व्यवस्था कायम करके वहां अपने यहाँ गृह युद्ध को डालता है, लेकिन श्रीलंका इसके विपरीत ऐसा नहीं कर पाता है और आज भी वहां गृह युद्ध चल रहे हैं और शांति स्थापित। तो आप सोच सकते हैं कि जो भारत जैसा विशाल देश है, जब छोटे छोटे बेल्जियम और श्रीलंका में ये समस्याएं उठ खड़ी हो सकती है, तो भारत जैसे विशाल देश में संघीय व्यवस्था कैसे कार्य करती। तो आपको पता है कि बहुत संघर्ष के बाद रक्त रंजित संघर्ष हुए, अंग्रेजों को हम लोगों ने भगाया अपने देश से, जो कि हम लोग क्या कहते हैं कि उनके अधीन हमारा देश चलता था, हमारा देश गुलाम था। आजादी हम लोगों ने 1947 को पाई, 15 अगस्त 1947 को। और यह जो आजादी मिली भयंकर संघर्ष के बाद, बहुत बड़ी क्रांति के बाद बहुत सारे लोग मारे गए, कितने लोग अपाहिज हो गए, कितने बेघर हो गए, कितनी माताएं और बहनों की मांगे सुनी हो गई। और तब जाकर के कहीं हमें देश के विभाजन के रूप में स्वतंत्रता मिली। एक भाग पाकिस्तान और एक भाग भारत के रूप में हमें वह स्वतंत्रता मिली। और स्वतंत्रता मिलने के बाद कुछ ही दिनों में जो छोटे छोटे रजवाड़े थे वो सारे भारत के अंतर्गत सम्मिलित होते चले गए और इस तरह से एक बड़ा विशाल देश की स्थापना की गई। और यहाँ पर संघीय ढांचा, संविधान का निर्माण किया गया, भारतीय संविधान की रचना हुई, उसमें सारे नियम कानूनबद्ध किए गए और संघीय ढांचा का सरकार यहाँ स्थापित किया गया। संघीय ढांचा का मतलब केंद्र में एक अलग सरकार पूरे देश के लिए और राज्यों में अलग सरकारों की स्थापना की गई। और इस तरह से इन दोनों सरकारों के बीच में कोई विवाद न हो, आपसी टकराव न हो, इसके लिए संविधान में व्यवस्था की गई और सरकारों के अधिकार और कर्तव्य सुनिश्चित किए गए कि किस सरकार को कौन से अधिकार रहेंगे और उसके क्या कर्तव्य होंगे। साथ ही ये सरकारें अपने अपने क्षेत्र में किन किन क्षेत्रों में कर लगा सकेंगे, अपना राजस्व वसूल कर सकेंगे और किन विषयों पर कानून बना सकेंगे और कैसे इनके बीच कोई तकरार न हो। इसके लिए 3 सूची का प्रावधान किया गया संघ में, माने संविधान में 3 सूची अधिकारों को लेकर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारों को लेकर 3 सूची बनाई गई और इनके क्षेत्रों को उल्लेखित किया गया। 3 सूची में प्रथम सूची, द्वितीय सूची, तृतीय सूची। प्रथम सूची, द्वितीय सूची
और तृतीय सूची, 3 सूचियां बनाई गई संविधान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अधिकार को दिखाने के लिए कि कौन से विषय केंद्र सरकार के अधीन रहेंगे। प्रथम जो सूची है वो केंद्र सरकार के अधिकारों की व्याख्या करती है, केंद्र सरकार के अधिकारों की व्याख्या करती है। देश के लिए महत्वपूर्ण विषय इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे रक्षा, संचार, बैंकिंग, मुद्रा, विदेशी मामले, आदि। ये कुछ चीजें हैं जो राष्ट्र के हित में है और पूरे राष्ट्र के लिए एक ही कानून व्यवस्था लागू होना चाहिए इन विषयों पर। तो ऐसे राष्ट्रीय महत्व की चीजों को प्रथम सूची में रखा गया और प्रथम सूची में यह दर्शाया गया कि इसके अंतर्गत आने वाले विषयों में कानून बनाने का अधिकार और उन्हें तोड़ने का अधिकार, उनको पालन करवाने का अधिकार या फिर उनसे कर वगैरह वसूल करने का अधिकार केंद्र सरकार को। इसको हम संघ सूची भी कहते हैं। प्रथम सूची को हम संघ सूची भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें संघीय सरकार का अधिकार नहीं। प्रथम सूची या संघ सूची जो केंद्र सरकार के लिए है, रक्षा, संचार, बैंकिंग, मुद्रा, विदेशी मामले, ये सारी आदि बातें आती हैं जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, वो इस सूची में डाले गए। इसमें कानून बनाने का अधिकार, कर वसूल करने या जो भी खर्च या उसकी देख रेख करने का सारा दायित्व केंद्र सरकार को। द्वितीय सूची, जिसको राज्य सूची भी आप कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम आप दे सकते हैं राज्य सूची। द्वितीय सूची या राज्य सूची क्योंकि यह राज्य सरकार के अधीन है। इसके अंतर्गत व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई, तथा अन्य क्षेत्रीय महत्व के विषय आते हैं। महत्व के विषय, ये क्षेत्रीय महत्व के विषय हैं जो राज्य के अंतर्गत जरूरी है। व्यापार है, वाणिज्य है, कृषि है, इसके अंतर्गत आप पुलिस जोड़ सकते हैं, थाना पुलिस जो शांति बहाल करने के लिए होती है। पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई और अन्य क्षेत्रीय महत्व के जो विषय हैं इसके अंतर्गत डाले गए हैं। और इस क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार, कर वसूल करने का अधिकार, इनको सुचारू रूप से लागू करने और चलाने का अधिकार राज्य सरकार को है। इसमें केंद्र सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ये सारे स्वतंत्र प्रभार हैं राज्य सरकार के। इनसे कर वसूल करना, इनको कानून बना करके लागू करना, जो भी करना सब राज्य सरकार का है। इसमें केंद्र सरकार किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। और तृतीय सूची के अंतर्गत समवर्ती सूची भी इसको करते हैं। तृतीय सूची के अंतर्गत समवर्ती सूची को रखा गया है। समवर्ती सूची में शिक्षा, मजदूर संघ, शिक्षा, मजदूर संघ या अन्य विषय आ सकते हैं जैसे परिवहन वगैरह हुए। तो ये सारे क्षेत्र आते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में वैसे विषय आते हैं जो दोनों सरकार के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे सूचियों में, ऐसे विषयों में केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। इसको अपने क्षेत्र में लागू कर सकती है
कुछ एक आध विषय और देखते हैं। शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, विवाह, गोद लेना, वन, ये सब आते हैं समवर्ती सूची। ये वैसे विषय हैं जिन पर दोनों सरकारें कानून बना सकती है, इनसे कर वसूल कर सकती है और इनको लागू कर सकती है अपने अपने क्षेत्रों में। लेकिन अगर दोनों का कानून एक ही विषय पर टकराता है तो केंद्र सरकार का कानून ही मान्य होगा। इसका मतलब एक तरह से समवर्ती सूची के विषय भी केंद्र के अधीन है। तो संविधान में यह स्पष्ट उल्लेखित किया गया भारतीय संघीय व्यवस्था में कि हमारा संघीय व्यवस्था सही ढंग से चले, इसके लिए संविधान में स्पष्ट दोनों सरकारों के अधिकारों का उल्लेख किया गया है, उनके विभाग सुनिश्चित किए गए हैं, उनके अधिकार क्षेत्र तय किए गए हैं। 3 सूची बनाए गए हैं। संघ सूची, जिसको प्रथम सूची या केंद्रीय सूची या केंद्र सरकार का सूची कह सकते हैं, रक्षा, संचार, बैंकिंग, मुद्रा, विदेशी मामले आदि। राज्य सूची, जिसको द्वितीय सूची कहते हैं, उसमें पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई और अन्य क्षेत्रीय महत्व के विषय आते हैं। समवर्ती सूची में, जिसको तृतीय सूची कहते हैं, इसमें शिक्षा, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, वन, ये सब आते हैं। समवर्ती सूची में दोनों सरकारें अपना कानून बना सकती हैं, उसको लागू कर सकती हैं। लेकिन अगर दोनों का कानून किसी एक विषय पर टकराता है तो केंद्र सरकार का ही कानून मान्य होगा। इस प्रकार समवर्ती सूची के विषय केंद्र सरकार को चले जाते हैं। तो इन 3 सूचियों के अलावा कुछ ऐसे विषय भी रह गए होंगे जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय नहीं थे, बाद में आए, जैसे कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इंटरनेट, ये सारी व्यवस्थाएं जो थी ये नए आए हैं, जिसमें आपका देश आजाद हुआ ये नहीं थे। तो अब ये चिंता रह जाती है या यह सोचना पड़ जाता है कि जब ये विषय उल्लेखित नहीं है संविधान में तो इन पर कानून बनाना, कर वसूल करना या सुचारू रूप से लागू करना, देख रेख करना किस सरकार के अधीन आएगा? क्या इस पर दोनों सरकारों के बीच टकराव होंगे? तो संविधान में स्पष्ट रूप से यह उल्लेखित कर दिया गया है कि बचे हुए मामले जिनको कि इसमें सूचीबद्ध नहीं किया गया है, वो बचे हुए मामले सारे संघ सूची में चले जाएंगे, यानी कि केंद्र सरकार के अधीन चले जाएंगे। तो इन पर कानून बनाना या इन पर इनकी देख रेख करना या कर वसूल करना सारा काम किसका होगा? केंद्र सरकार का होगा। तो इस तरह से सरकार ने 3 सूची बनाकर संघीय व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। भारत में संघीय व्यवस्था, संविधान का निर्माण किया गया 1947 के बाद, जब आजाद देश हुआ, आजाद आपका, और उस संघीय व्यवस्था में आने के संविधान में ये 3 सूची उल्लेखित किए गए। केंद्र सरकार के लिए अलग, राज्य सरकार के लिए अलग, समवर्ती सूची अलग, और छूटे हुए विषय को भी केंद्र सरकार के अंतर्गत डाल दिया गया। अब अगर किसी तरह का कोई विवाद इन सूचियों में उत्पन्न होता है, दोनों सरकारें किसी विषय को लेकर टकराती हैं, तो इसका निर्णय न्यायालय करेगा। ये भी संविधान में उल्लेखित है कि दोनों सरकारों के बीच अगर विवाद पैदा होता है तो उसका निर्णय न्यायालय करेगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमे दायर किए जा सकते हैं और वहां से अधिकार इन सरकारों को न्याय का प्रावधान किया गया है। उन सरकारों को निर्णय करके यह बताया जाएगा कि ये विषय किस सरकार के अधीन होना चाहिए और कौन इस पर कानून बनाएगा और किस तरह से देखेगा। तो इस तरह से संघीय व्यवस्था में
ये 3 सूची बनाकर संघ को सुदृढ़ बनाने की कोशिश की गई है, संघीय व्यवस्था को। और बाद में हमारे यहाँ जो स्वायत्त शासन है, तृतीय स्तर की सरकारें हैं, जिसको नगर पालिका और ग्राम पंचायत कहते हैं, इसको भी इसमें जोड़ा गया, संविधान के अंतर्गत बाद में जोड़ा गया। और इस तरह से संघीय व्यवस्था हमारे यहाँ बड़ी आराम से चल रही है, फल फूल रही है। दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्र में कानून बनाती हैं और कर वसूल करती है, राजस्व वसूल करती हैं और आगे की ओर बढ़ते रहती हैं। ये हमारे यहाँ व्यवस्था है। लेकिन एक चीज और बता दें कि जितने राज्य हैं हमारे देश में, उन सारे राज्यों को संविधान में समान अधिकार नहीं दिया गया है। केंद्र का तो अधिकार स्पष्ट है, राज्यों का भी अधिकार स्पष्ट है, लेकिन कुछ राज्यों को इस तरह के अधिकार प्राप्त नहीं है जो अन्य राज्यों को प्राप्त है। इसमें जम्मू कश्मीर पहला स्थान पर आता है। जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार प्राप्त है। वहां पर केंद्र सरकार के प्रावधानों को नहीं भी लागू किया जा सकता है। वहां के संविधान चाहेगी तो लागू करेगी, नहीं चाहेगी तो नहीं लागू करेगी। वहां के जो भी संशोधन होंगे वो केंद्र सरकार नहीं कर सकती है। तो यह जो विशेषाधिकार जम्मू कश्मीर राज्य को मिला हुआ है, वो अलग राज्य के रूप में उसको मिला हुआ है। वहां पर बाहरी लोग बस नहीं सकते जमीन खरीद कर मकान बनाकर। लेकिन अभी जो वर्तमान सरकार है बीजेपी की, जिसके प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, इन्होंने वह विशेषाधिकार जो जम्मू कश्मीर को मिला हुआ था उसको खत्म कर दिया है। 370 धारा जो वहां की थी और 35A, दोनों धाराओं को समाप्त करके उसका विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया है और उसको एक सामान्य राज्य की दर्जा दिला दिया गया है। तो विशेषाधिकार उसका समाप्त कर दिया गया। लेकिन कुछ और राज्य हैं, जैसे हरियाणा है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, अंडमान निकोबार समूह है, ये पांडिचेरी है, ये सब छोटे छोटे राज्य हैं। और इन राज्यों में चूंकि उनको स्वतंत्र राज्य का दर्जा दे दिया जाए तो वहां शासन सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा, इसलिए उसको केंद्र के अधीन रखा गया है। इन छोटे छोटे राज्यों को केंद्र के अधीन रखा गया है, जिसको हम केंद्र शासित राज्य कहते हैं। तो उनको इन राज्यों के बराबर अधिकार नहीं दिया गया है। वहां पर विशेष रूप से शासन चलता है, जिसमें केंद्र सरकार का विशेष हस्तक्षेप होता है, देख रेख होता है केंद्र सरकार का। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सारे राज्यों को बराबर अधिकार नहीं मिले हैं संघीय व्यवस्था में। इसके कई कारण हैं। एक विशेषाधिकार कुछ राज्यों को मिले हैं, जैसे जम्मू कश्मीर का एक ही राज्य का विशेषाधिकार है जो समाप्त हो गया। कुछ छोटे छोटे राज्य हैं जहां पर स्वतंत्र राज्य के रूप में अगर पूरा अधिकार दे दिया जाएगा तो वहां शासन चलाना मुश्किल हो जाएगा। वैसे राज्यों को केंद्र सरकार अपने अधीन रखकर उसका कार्यभार चलाती है। तो इस तरह से कुछ राज्यों को विशेषाधिकार प्राप्त है और ये 3 सूची बनाकर संघीय व्यवस्था की सफलता को सुनिश्चित किया गया है हमारे भारत में। यह संविधान के निर्माण की बात है। स्पष्ट होगी संघीय व्यवस्था कैसे भारत में लागू हुआ और संघीय व्यवस्था किस तरह से सुचारू रूप से चल रहा है हमारे यहाँ। इसके लिए संविधान में स्पष्ट रूप से प्रावधान किए गए और 3 सूची बनाकर सरकारों के अधिकार को अलग अलग बांट करके उनके बीच टकराव को कम किया गया, विरोध को कम किया गया। और आज भी अगर किसी संपत्ति सूची में दोनों में टकराव होता है तो न्यायालय में जाकर के उसका निर्णय हो जाता है और बचे हुए जो क्षेत्र हैं वो भी केंद्र सरकार के अंतर्गत चले जाते हैं। वैसे भी समवर्ती सूची में अगर टकराव होगा तो संविधान में भी उल्लेख है कि इसमें केंद्र सरकार के कानून ही मान्य होंगे। तो इस तरह से अपने अपने क्षेत्रों में ये दोनों सरकारें काम करती है। बाद में तृतीय स्तर की सरकार भी हमारे यहाँ लागू हो गया, जो कि कल हम लोग संघीय व्यवस्था के अंतर्गत उसकी विशेषता पढ़ रहे थे। तो उसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और फिर तृतीय स्तर की सरकार, जिसको स्वायत्त सरकारें कहते हैं। ग्राम पंचायत हो गया, नगर पालिका हो गया, वो स्वायत्त व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो तृतीय स्तर की सरकारें भी बाद में यहाँ पर जोड़ दिया गया है।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत में संघीय व्यवस्था लागू है और बड़े ही आराम से संघीय व्यवस्था हमारा फलफूल रहा है। तो संघीय व्यवस्था, भारत में संघीय व्यवस्था हम लोगों ने देखा कैसे चल रहा है संघीय व्यवस्था, इसको हम लोगों ने उल्लेखित किया। अब दे रहा है संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, इसी के अंतर्गत शीर्षक दे दिया है इसके, संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, ये इसी में शीर्षक जोड़ दिया है। तो संघीय व्यवस्था कैसे चलती है ये आप इसमें भी समझ सकते हैं, नहीं तो फिर श्रीलंका और बेल्जियम की स्थिति को फिर हम स्पष्ट कर सकते हैं कि बेल्जियम में जो क्षेत्रीयता था, भाषागत विशेषताएं थी और जो धर्म संस्कृति के आधार पर जो भिन्नता था उसको लेकर चलने के लिए उन लोगों ने किस तरह से समझौते किया आपस में और दोनों मिलकर एक दूसरे का सहयोग किए और तब वहां शांति बहाल हो सकी और वहां आज भी बड़े आराम से संघीय व्यवस्था चल रहा है। लेकिन श्रीलंका में इसके विपरीत हुआ। श्रीलंका में जो जाति, जो भाषा बोलने वाले लोग अधिक संख्या में थे, उन लोगों ने जो कम संख्या में थे उनके साथ अत्याचार किया, उनका सारे अधिकारों की अवहेलना की, उनके संविधान में कोई अधिकार नहीं दिए गए, न राज्य सरकार में कोई उनको या केंद्र सरकार में नौकरियों में कोई प्रावधान दिया गया, न उनके भाषा पर ध्यान दिया गया, न उनकी संस्कृति पर ध्यान दिया गया, जिससे वहां आज भी गृह युद्ध चल रहे हैं और अशांति बहाल है। तो किसी भी संघीय व्यवस्था को चलने के लिए, ढंग से चलने के लिए, सुचारू रूप से चलने के लिए केंद्र और राज्य के बीच स्पष्ट रूप से अधिकारों का बंटवारा होना चाहिए और साथ में वहां सारे क्षेत्रीयताओं को लेकर चलना होगा। केवल जो बड़े लोग हैं, ज्यादा संख्या वाले लोग हैं, जिनकी संख्या अधिक है, जो मजबूत स्थिति में है, केवल उनकी स्थिति को न देखा जाए बल्कि एक एक व्यक्ति जो निम्न तबके के लोग हैं उनको भी यह लगे, महसूस हो कि हम भी इस सरकारी व्यवस्था में सम्मिलित हैं। वो अपने को बेगाना न महसूस करे, वो अपने को यह महसूस न करे कि मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं, मुझे भी सरकार में कुछ अधिकार प्राप्त है। तो संघीय व्यवस्था आपका सुचारू रूप से चलेगा। अब कह रहा है कि भारत में संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। समय भारत में संघीय व्यवस्था की सफलताओं के लिए 2-3 बातों पर ध्यान दिया गया संविधान निर्माताओं के द्वारा। संविधान निर्माताओं ने यह ध्यान दिया कि आपसी टकराव न हो, गृह युद्ध हमारे यहाँ न हो और सारी क्षेत्रीय विशेषताओं को हम समेट लें। तो इसके लिए 2-3 प्रावधान को इन लोगों ने ध्यान दिया। भाषाई राज्य पहला प्रावधान, इस पर इन लोगों ने ध्यान दिया। दूसरा ध्यान दिया भाषा नीति, और तीसरा ध्यान दिया केंद्र राज्य संबंध। बेल्जियम और श्रीलंका के आधार पर, बेल्जियम के आधार पर कोशिश किया गया कि भारतीय संघीय व्यवस्था सुचारू रूप से चले। इसके लिए संविधान निर्माताओं ने, यहाँ के नेताओं ने, राजनेताओं ने, राजनीतिक दलों ने यहाँ के राज्य की गठन पर, राज्य और केंद्र सरकार के गठन पर, कि राज्य के मुख्य रूप से तो राज्य का गठन, केंद्र तो ऐसे ही रहेगा शक्तिशाली, तो राज्य के गठन पर इन 3 बातों पर जोर दिया। ध्यान दीजिए इन 3 बातों पर। पहले हम भाषाई राज्य पर ध्यान देंगे। 1947 में हमारे देश को स्वतंत्रता मिली, संविधान का निर्माण हुआ, संघीय ढांचा वहां लागू हुआ, संघवाद की व्यवस्था चली, केंद्र सरकार और राज्य सरकार स्पष्ट रूप से 2 भाग में बटे।
लेकिन उसमें जितनी गड़बड़ियां थी 1947 से लेकर 1947 में राज्यों का गठन हुआ, 1947 से 2013 तक के बीच के राज्यों की स्थिति को अगर आप देखें नक्शे पर ध्यान से, भारत के नक्शे पर, तो कितनी राज्य की सीमाएं बदली है। शुरू में जो राज्य थे बड़े छोटे हो गए, जो छोटे थे वो बड़े भी बने, और कुछ नए राज्यों का उदय भी हुआ और कुछ पुराने राज्यों का खत्म भी हुआ। तो बहुत सारे परिवर्तन हुए 1947 से 2013 तक। ऐसा क्यों हुआ? भाषा के आधार पर राज्य के गठन के लिए ऐसा किया। शुरू में राज्य का गठन हुआ, उसमें विशेष रूप से भाषा का ध्यान नहीं दिया गया होगा, लेकिन बाद में जब समस्याएं खड़ी होने लगी तो एक तरह के भाषा बोलने वाले लोग मांग करने लगे कि इस राज्य में मुझे मत रखो, मेरा क्षेत्र दूसरा भाषा बोलता है और इस राज्य के अधिकतर लोग दूसरा भाषा बोलते हैं, तो मेरे क्षेत्र को काट कर दूसरे राज्य में मिला जहां मेरा भाषा बोला जा रहा है। इस तरह के हुए और सीमाओं में बदलाव किया गया इसको सुधारने के लिए, ताकि राज्यों के बीच टकराव न हो, लोग यह महसूस न करें कि मैं उपेक्षित हूं। तो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन एक बहुत बड़ी चीज है भारतीय संघ की, जो भाषा के आधार पर यहाँ राज्य का गठन किया गया। और इसके लिए 1947 में जो राज्य गठित हुए थे 2013 तक उसमें फेर बदल करते आया है, बीच बीच में बदलाव होता गया। कुछ हिस्से इसके उसमें दिए गए तो उसके इसमें दिए गए, समझ में आ गया। अब कुछ बड़े क्षेत्र थे तो भाषा के आधार पर अलग अलग भी कर दिए गए और हाल तक बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, बिहार से झारखंड अलग हुआ ना। तो इस तरह से उड़ीसा से तेलंगाना अलग हुआ, अभी भी नए नए राज्य गठित हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भाषा के आधार पर राज्यों का मांग जब बढ़ा कि हमको अलग कर दो भाषा के आधार पर, तो कुछ लोग क्षेत्रीयता के आधार पर, कुछ प्राकृतिक बनावट के आधार पर, नदी पहाड़ जंगल वन लेकर के अपने आप को अलग की मांग करने लगे कि हमारा गठन एक अलग तरह का है, हमारा एक अलग तरह का बनावट है, हमको अलग कर दो, उसके साथ मत मिलाओ। भाषा के आधार पर अलग करो, क्षेत्रीयता के आधार पर अलग करो, संस्कृति के आधार पर अलग करो। तो हमारे राज्यों की जो सीमाएं हैं बदलती रही है 1947 से लेकर 2013 तक। और इस नक्शे को अगर कोई देखेगा भारत में तो उसको पता चल जाएगा कि कितने सारे परिवर्तन हुए राज्यों की सीमाओं में। उनकी सीमाएं घटी हैं तो बढ़ी हैं और किसी में अलग भी किया गया है। राज्यों की संख्या भी बढ़ी है, नए नए राज्य का भी गठन हुआ है। इसमें मुख्य आधार रहा है भाषा का। भाषा के आधार पर मांग बढ़ता गया और सरकार तकरार को खत्म करने के लिए, विवाद को खत्म करने के लिए भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करते चली गई। समझ आ गया? भाषाई विशेषता के आधार पर हम लोग राज्यों का गठन किए हैं। इस व्यवस्था को कल फिर से चर्चा करेंगे, फिर से संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। इसमें 3 विशेषताएं हैं, इन तीनों विशेषताओं को डील फिर से कल करेंगे हम। आज यहीं तक खत्म करते हैं, कल इसी चैप्टर को शुरू करेंगे। इसी चैप्टर मत कहिए, इसको शीर्षक देंगे। चैप्टर तो आपका संघवाद है, इसी शीर्षक की चर्चा हम लोग कल फिर शुरू करेंगे, संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। और संघीय व्यवस्था को चलाने के लिए 3 चीजों पर विशेष ध्यान रखा गया है, संविधान के द्वारा, नेताओं के द्वारा, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, कि भाषाई राज्य का गठन हो, भाषा नीति स्पष्ट हो, केंद्र राज्य का संबंध स्पष्ट हो। ये तीनों चीज को स्पष्ट करके तब हमारा संघीय व्यवस्था सही ढंग से चल रही है। नहीं तो फिर श्रीलंका वाला स्थिति हो जाएगी, ग्रीक युद्ध हो जाएगा, अशांति फैल जाएगी, एक दूसरे को लोग मारने पीटने लगे, काटने लगेंगे, दोनों तरफ के लोग मरने लगेंगे, तो विकास नहीं होगा। वहां विकास अवरुद्ध हो जाएगा, शांति बहाल नहीं होगी, लोग अशांति में रहने लगेंगे, किसी का जीवन, किसी का धन सुरक्षित नहीं रहेगा, किसी का जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा। तो इस तरह से हम लोग तीनों विशेषताओं को कल फिर से डील करते हैं। आज के लिए ठीक है।
भारतीय संघीय व्यवस्था एक तरह से आपका स्पष्ट हुआ। इसमें भी हम थोड़ा सा भाषाई राज्य के बारे में बोले हैं, फिर थोड़ा सा बोल देंगे भाषा नीति और केंद्र राज्य संबंध। ये तीनों पॉइंट स्पष्ट होने से आपको यह पता चल जाएगा कि संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। ठीक।